हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय है लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज के बारे में चर्चा करना। और ये हमारा पार्ट 8 है। इससे पहले हमने 7 पार्टों के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज के बारे में चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने उन पार्टों को नहीं देखा तो आप उसे भी जरूर देखिएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप उन्हें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं, जहां आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहां आपको वो सभी वीडियो सीरीज उपलब्ध है, वहां आपको मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो आप इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और आप पहली बार हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जीके को देख रहे हैं तो आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बेल के आइकन यानी घंटे को भी जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये पहला सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर लोक चयन उपागम जोर देता है, यानी लोक चयन उपागम किस पर बल देता है। पब्लिक चॉइस थ्योरी है वो किस पर बल देती है? नौकरशाही विरोधी दृष्टिकोण पर, संस्थागत बहुलवाद पर, प्रशासन से राजनीति का अलग होना, विकेंद्रीकरण पर। आपको नीचे दी गई सही कूट का चयन करना है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आप इसे गैस करिएगा। तो 1 नंबर सवाल का ऑप्शन डी राइट होगा। ए बी डी बिल्कुल सही है। ए बी और डी। यानी लोक चयन उपागम किस पर बल देता है? तो यह नौकरशाही विरोधी दृष्टिकोण की बात करता है, संस्थागत बहुलवाद पर बल देता है और विकेंद्रीकरण पर बल देता है। जबकि प्रशासन से राजनीति का अलग होना, इस पर यह बात नहीं करता है। लोक चयन उपागम यह लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करता है किसी भी विषय वस्तु के चयन में, और नौकरशाही है उसकी मनमानी को रोकने का प्रयास करता है। संस्थागत बहुलवाद यानी यह अधिक से अधिक संस्थाओं के निर्माण पर बल देता है, ताकि जनता की उसमें भागीदारी सुनिश्चित हो सके और उनके कार्य है जो बहुत ही जल्दी से उनका निपटारा हो सके। और विकेंद्रीकरण, जो सरकारी ढांचा है वो निचले स्तर पर, जो ग्रास रूट प्रणाली है उस पर कार्य करे, इस पर भी यह लोक चयन उपागम बल देता है। लोक चयन उपागम से संबंधित विद्वान की यदि बात करें, विसेंट ऑस्ट्रम जिन्होंने इसके बारे में बात की है, अमेरिकी विद्वान है विसेंट ऑस्ट्रम जिन्होंने इसके बारे में बात की है अपनी पुस्तक अमेरिकी लोक प्रशासन में बौद्धिक संकट। इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी में अमेरिकी लोक प्रशासन में बौद्धिक संकट। इसके बारे में इन्होंने लोकतांत्रिक प्रशासन नामक अवधारणा का विकास किया और उसके अंतर्गत इन्होंने लोक चयन उपागम पब्लिक चॉइस थ्योरी के बारे में इन्होंने बल दिया है। विसेंट ऑस्ट्रम जिनकी पुस्तक है अमेरिकी लोक प्रशासन में बौद्धिक संकट, और इसके अंतर्गत उन्होंने लोकतांत्रिक प्रशासन नामक अवधारणा का विकास किया और जिसके अंतर्गत इन्होंने लोक चयन उपागम पर बल दिया है। और आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा कि लोक चयन उपागम से संबंधित और कौन कौन से महत्वपूर्ण विद्वान इससे संबंध रखते हैं, यानी पब्लिक चॉइस थ्योरी से संबंधित और कौन कौन से प्रमुख विद्वान हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 2 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक मूल्यों का हिस्सा है? मानव गरिमा और गैर जातिवाद, मानव अधिकार की समानता और उन्नति, सामाजिक न्याय और समावेश, विधि का शासन। नीचे दिए गए सही कूट में से आपको चयन करना है जो संवैधानिक मूल्यों के क्या है भाग है। संवैधानिक मूल्यों से तात्पर्य यह है कि वे मूल्य जिनका उल्लेख किसी संविधान में हो।
इस सवाल का ऑप्शन आपका ए राइट होगा। ए बी सी डी ये सभी है जो संवैधानिक मूल्य हैं। मानव गरिमा और गैर जातिवाद, मानव अधिकारों की समानता और उन्नति, सामाजिक न्याय और समावेश, विधि का शासन, ये सभी क्या है? संवैधानिक मूल्य है जिनका किसी न किसी संविधान में इनका उल्लेख मिलता है। यदि भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत का संविधान स्वतंत्रता, समानता, गरिमा, बंधुत्व, एकता और अखंडता की बात करता है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात करता है। पंथनिरपेक्ष की बात करता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एबीसीडी ये सभी है जो संवैधानिक मूल्य हैं। थ्री नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा है। ये आप वीडियो को रोककर अपना आंसर जरूर गैस करें ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बरकरार रहे कि आपने जो पढ़ा है क्या वो उत्तर आपका सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसलिए आप सबसे पहले वीडियो को रोके और उसके बाद अपना आंसर गैस करिएगा, फिर राइट आंसर चेक करें ताकि आपको यह पता चले कि आपकी तैयारी किस स्तर पर है और आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने नहीं आ रहे हैं। थ्री नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये नीति मूल्यांकन प्रक्रिया में मात्रात्मक माप ध्यान केंद्रित करता है। नीति मूल्यांकन प्रक्रिया में मात्रात्मक माप ध्यान केंद्रित करता है। नीतिगत कथन में किए गए प्रयोजन के संदर्भ में परिणाम पर नीति के परिणाम का मूल्य उस हद तक कार्यान्वयन अभिकरण ने नीति निर्देशों के अनुसार अपना काम किया है और योजना के अनुसार नीति कार्यान्वयन प्रक्रिया का पालन। नीचे दिए गए सही कूट का आपको चयन करना है। थ्री नंबर सवाल का ऑप्शन आपका सी राइट होगा। ए सी डी बिल्कुल सही है। इसके बारे में मात्रात्मक माप पर ध्यान केंद्रित करता है। नीति मूल्यांकन प्रक्रिया में मात्रात्मक माप ध्यान केंद्रित करता है। किस पर करता है? तो यह करता है नीतिगत कथन में किए गए प्रयोजन के संदर्भ में परिणाम पर। मात्रात्मक माप परिणाम पर बल देता है, जबकि नीति के परिणाम का मूल्य इस पर यह बात नहीं करता है। सी उस हद तक कार्यान्वयन अभिकरण ने नीति निर्देशों के अनुसार अपना काम कितना किया है कितना नहीं किया है उस पर भी यह बल देता है, और योजना के अनुसार नीति कार्यान्वयन प्रक्रिया का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है इस बात पर भी यह बल देता है नीति मूल्यांकन प्रक्रिया में मात्रात्मक माप। तो ए सी डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। फोर नंबर सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने कहा कि यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो मुख्य रूप से प्रशासन के विफल होने का कारण होगा। बहुत ही अच्छा कोटेशन का है, कथन का है कि यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो मुख्य रूप से प्रशासन के विफल होने का कारण होगा। हम मानेंगे ये यदि प्रशासन विफल हुआ उसी कारण हमारी सभ्यता विफल हुई है। यह बात किसने कही? एल डी वाइट, हेनरी फ्योल, अलेक्जेंडर पोप, डब्ल्यू बी डनहम। इस सवाल का ऑप्शन डी राइट होगा। फैक्चुअल सवाल है। डब्ल्यू बी डनहम का यह कथन है जिन्होंने कहा था कि यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो इसका मुख्य रूप से प्रशासन के विफल होने का कारण होगा। फाइव नंबर सवाल, ड्वाइट वाल्डो ने लोक प्रशासन में संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण को अपनाया। मनोविज्ञान से, नर विज्ञान से, जीव विज्ञान से, दर्शन शास्त्र। यानी ड्वाइट वाल्डो ने लोक प्रशासन में संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण को अपनाया है। कहां से? ऑप्शन बी राइट होगा। ड्वाइट वाल्डो ने नर विज्ञान से इसको अपनाया है। नर विज्ञान और मूल रूप से संरचनात्मक कार्यात्मक जो दृष्टिकोण है यह व्यवस्था दृष्टिकोण का ही एक रूप माना जाता है। व्यवस्था दृष्टिकोण जो सिस्टम अप्रोच है उसका भी एक भाग है। ऑप्शन बी राइट होगा। सिक्स नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये निम्नलिखित में से वैज्ञानिक पद्धति की कौन सी विशेषताएं
कार्ल पीरियसन के क्रिटिसिज्म इज द लाइफ वर्ल्ड ऑफ साइंस, क्रिटिसिज्म इज द लाइफ वर्ल्ड ऑफ साइंस के विवरण में प्रस्तुत की गई। नैतिक तटस्थता, व्यापकता, संभावना के आधार पर भविष्यवाणियां, सार्वजनिक कार्यप्रणाली के निष्कर्ष की जांच करना। इस सवाल का ऑप्शन डी राइट होगा, सार्वजनिक कार्यप्रणाली के निष्कर्ष की जांच करना। वैज्ञानिक पद्धति की सार्वजनिक कार्यप्रणाली के निष्कर्ष के आधार पर जांच करना, यह विशेषता कार्ल पीरियसन के क्रिटिसिज्म इज द लाइफ वर्ल्ड ऑफ साइंस के विवरण में प्रस्तुत की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नीति निर्माण में मीडिया की भूमिका के बारे में सही नहीं है? प्रश्न को आपसे ध्यान से पढ़ना है कि नीति निर्माण में मीडिया की भूमिका के बारे में सही नहीं है। इनमें से आपको वो चयन करना है जो मीडिया की भूमिका के बारे में सही नहीं बात करता है नीति निर्माण में। यह जनमत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही है। यह जनमत प्रसारण के माध्यम से उपयोगी जानकारी और सार्वजनिक मांग प्रदान करता है। क्या यह बात सही है? बिल्कुल, यह भी सही है। यह लोकतांत्रिक प्रणाली के दबाव को स्पष्ट करने में अक्षम है। क्या नीति निर्माण में मीडिया की यह भूमिका बिल्कुल सही प्रतीत होती है? बिल्कुल नहीं। यह लोकतांत्रिक प्रणाली के दबाव को स्पष्ट करने में अक्षम नहीं है, यह सक्षम है। इसलिए आपका ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो नीति निर्माण में मीडिया है जो लोकतांत्रिक प्रणाली के दबाव को स्पष्ट करने में सक्षम है, न कि अक्षम। और यह प्रहरी की भूमिका निभाता है और सार्वजनिक नीतियों में कार्यान्वयन पर निगरानी रखता है। यह बात तो पहले से ही सही है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो इसके बारे में सही नहीं है। एट नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये, किसने नियंत्रण का दायरा को एक उद्यम के मुख्य कार्यकारी और उसके प्रमुख भागीदार के बीच प्रत्यक्ष अभ्यस्त संचार संपर्कों की संख्या और सीमा के रूप में परिभाषित किया है? यानी जो नियंत्रण का दायरा को एक उद्यम के रूप में मुख्य कार्यकारी और उसके प्रमुख भागीदार के बीच प्रत्यक्ष अभ्यस्त संचार संपर्कों की संख्या और सीमा के रूप में परिभाषित किया है, किसने किया है? डिमॉक एंड डिमॉक, एल.डी. वाइट, विलोबी, फिफ्नर। इस सवाल का ऑप्शन ए राइट होगा, डिमॉक एंड डिमॉक का यह कथन है, इन्होंने इसे परिभाषित किया है, डिमॉक एंड डिमॉक ने। नेक्स्ट 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये, नाइन नंबर सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का ऑडिट भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है? केग। निम्नलिखित में से किस प्रकार का ऑडिट भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है? केग के द्वारा। वित्तीय लेखा परीक्षण, सामाजिक लेखा परीक्षण, अनुपालन लेखा परीक्षण, प्रदर्शन लेखा परीक्षण। नीचे दिए गए सही कूट में से आपको उत्तर का चयन करना है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे। भारतीय संविधान का आर्टिकल 148 के पद के बारे में बात करता है और भारतीय संविधान में आर्टिकल 148 से 151 तक केक से संबंधित आर्टिकल है सभी। और केक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, इस तक इनका कार्यकाल होता है। और आपने हमारी वीडियो सीरीज नहीं देखा था, उसे भी आप जरूर देखिएगा, जो केक पर आधारित हमारी विशेष वीडियो सीरीज है। यानी भारत के केक पर आधारित हमारी विशेष वीडियो सीरीज उपलब्ध है, आप उसे भी जरूर देखिएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसमें हमने उन सभी प्रश्नों पर चर्चा की है जो भारत के केक से संबंधित है, यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित है। उन सभी सवालों के बारे में हमने टू द पॉइंट और फैक्ट के साथ चर्चा की, आप उसे भी जरूर देखिएगा।
जिसका लिंक इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस सवाल का ऑप्शन बी राइट होगा, ए सी डी। ए सी और डी, यानी जो केग है ये किस प्रकार का ऑडिट करता है, तो ये करता है वित्तीय लेखा परीक्षण, वित्तीय लेखा परीक्षण, अनुपालन लेखा परीक्षण और प्रदर्शन लेखा परीक्षण, परफॉर्मेंस। यानी वित्तीय लेखा परीक्षण करता है, जबकि सामाजिक लेखा परीक्षण ये नहीं करता है। तो ए सी डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन आर डेनहार्ट और जेवी डेनहार्ट के अनुसार नव लोक सेवा की विशेषता नहीं है? नव लोक सेवा की विशेषता नहीं है, वो आपको चयन करना है। नागरिकता से ऊपर मूल्य उद्यमिता, लोगों का मूल्य न कि केवल उत्पादकता, मार्गदर्शन के बजाय सेवा करना और नागरिक की सेवा करें न कि ग्राहक की। इनमें से आपको वो विशेषता का चयन करना है जो आर डेनहार्ट और जेबी डेनहार्ट के अनुसार नव लोक सेवा की विशेषता नहीं है। तो 10 नंबर सवाल का ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नागरिकता से ऊपर मूल्य उद्यमिता यह है जो आर डेनहार्ट और जेबी डेनहार्ट ने नव लोक सेवा की विशेषता नहीं बताई है। इन्होंने यह विशेषता बताई थी कि लोगों का मूल्य न कि उत्पादकता, मार्गदर्शन के बजाय सेवा करना और नागरिकों की सेवा करें न कि ग्राहक की। नेक्स्ट 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये। नेतृत्व की लोकतांत्रिक शैली की विशेषताओं से निम्नलिखित की पहचान करें। यानी आपको इनमें से नेतृत्व की लोकतांत्रिक शैली की विशेषताओं की पहचान करनी है। इनमें से कौन सी विशेषता नेतृत्व की लोकतांत्रिक शैली की विशेषता मानी जाती है? ए, बी और सी और डी आपके ऑप्शन आपके समक्ष रहे। क्या होगा 11 नंबर सवाल का राइट आंसर, आप चयन करिएगा। ऑप्शन बी राइट होगा। अधीनस्थों को निर्णय लेने में भाग लेने की अनुमति होती है और निर्णय समूह चर्चा के आधार पर लिए जाते हैं। यानी किसी संगठन में नेतृत्व की लोकतांत्रिक शैली की विशेषता यह होती है कि अधीनस्थों को निर्णय लेने में भाग लेने की अनुमति होती है और निर्णय समूह चर्चा के आधार पर लिए जाते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सबसे मजबूत और प्रभावशाली उत्तर होगा बी। यानी किसी संगठन में नेतृत्व की लोकतांत्रिक शैली की बात करें तो अधीनस्थों को निर्णय लेने में भाग लेने की अनुमति होती है और निर्णय समूह चर्चा के आधार पर लिए जाते हैं। 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नीति आयोग के बारे में सही नहीं है? इसे 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा पारित किया गया था। इसकी वैचारिक जड़ें महात्मा गांधी के स्थायी विकास की प्रेरणा में पाई जा सकती हैं और यह मुक्त बाजार की रणनीति के लिए भारत की प्राथमिकता का परिणाम था और यह उपनिवेशवाद के बाद राज्य का समर्थन करता है। आपको वो चयन करना है जो नीति आयोग के बारे में सही नहीं है। नीति आयोग योजना स्थान के जगह लाया गया है। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग की जगह की गई है। 1 जनवरी 2015 को की गई थी। मोदी सरकार द्वारा इसके बारे में घोषणा की गई थी नीति आयोग की। और भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का एक उपाध्यक्ष भी होता है और एक सीईओ भी होता है। आप प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं जहां आपको हमारे नीति आयोग पर आधारित एक महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज उपलब्ध है पहले से भी, आप उसे भी जरूर देखिएगा, जिसमें हमने नीति आयोग के बारे में A to Z चर्चा की है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यह उपनिवेशवाद के बाद के राज्य का समर्थन करता है। यह बिल्कुल गलत है, नीति आयोग के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन डी।
जबकि 1 जनवरी 2015 के मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा पारित किया गया था। बिल्कुल सही है ये बात। इसकी वैचारिक जड़ें महात्मा गांधी के स्थायी विकास की प्रेरणा में पाई जाती है, ये भी बिल्कुल इसके बारे में सही है। यह मुक्त बाजार की रणनीति के लिए भारत की प्राथमिकता का परिणाम है, ये भी बिल्कुल सही है। और यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। सबसे बात मुख्य यह है कि नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है और यह दो तरफी प्रक्रिया है। केंद्र से राज्य सरकार की ओर सुझाव दिए जाते हैं और राज्य सरकार केंद्र की तरफ सुझाव देती है, यानी दो तरफा प्रक्रिया का पालन करता है नीति आयोग। सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। यह क्वेश्चन शोध पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शोध सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए प्रश्नावली तैयार करने का महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है? यानी शोध सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए प्रश्नावली तैयार करने का महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है, वो आपको चयन करना है। चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे। तो 13 नंबर सवाल का ऑप्शन सी राइट होगा, शोध संरक्षण को समय पर पूरा करना। ऑप्शन सी राइट होगा, जबकि ये बाकी ए बी और डी इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। सफलतापूर्वक उन जानकारियों को इकट्ठा करना जो प्रत्येक अध्ययन प्रश्न का उत्तर देने वाली हो। उत्तरदाताओं को अपनी क्षमता के अनुसार सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रेरित करना, उन्हें अभिप्रेरित करना चाहिए और सभी संभावित त्रुटियों को न्यूनतम रखना। ऑप्शन सी है, ये सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है। चौदह नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत वाई की धारणा के लिए सही नहीं है? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वाई थ्योरी किसने दी है और किससे संबंधित है, और यह अभिप्रेरणा से संबंधित है, किसी संगठन और किसी अभिप्रेरणा से संबंधित है। और यह मैकग्रेगर विद्वान ने दी है। मैकग्रेगर ने एक्स और वाई थ्योरी दी थी, एक्स और वाई अभिप्रेरणा की, एक्स और वाई सिद्धांत इन्होंने दिया है, डगलस मैकग्रेगर ने। और यहां यह क्वेश्चन बात करा कि एक्स सिद्धांत वाई की धारणा के लिए सही नहीं है, यानी सिद्धांत वाई की धारणा के संदर्भ में सही नहीं है, वो आपको चयन करना है। यह लाइन स्टाफ संबंध के लिए प्रासंगिक है। यह स्कॉलन योजना इससे संबंधित थी और यह बाहरी अभिप्रेरणा की खोज करता है। यह लोक उन्मुख दृष्टिकोण है। क्या होगा 14 नंबर सवाल का राइट आंसर आप चयन करिएगा। एक्स और वाई थ्योरी डगलस मैकग्रेगर ने दी है। अभिप्रेरणा की एक्स और वाई थ्योरी डगलस मैकग्रेगर की, यह भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यह बाहरी अभिप्रेरणा की खोज करता है। यह इसके संबंध में बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि डगलस मैकग्रेगर ने एक्स थ्योरी की जो कमियां हैं उनका समाधान करने के लिए वाई थ्योरी का प्रतिपादन किया था। यानी एक्स थ्योरी की दुर्बलताओं और उनके दोषों का निवारण करने के लिए डगलस मैकग्रेगर ने एक्स थ्योरी की दुर्बलताओं और कमियों का निवारण करने के लिए वाई थ्योरी का प्रतिपादन किया था। वाई थ्योरी एक सकारात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है, अभिप्रेरणा की सकारात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है वाई थ्योरी, जबकि एक्स थ्योरी नकारात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। पंद्रह नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं गैर सरकारी संगठनों के बारे में सही है? एनजीओ के बारे में सही है। गैर लाभकारी, उन्मुख, स्वशासी, निजी या स्वायत्त, रणनीतिक हस्तक्षेपों के लिए वैश्विक, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर साझेदारी बनाना। नीचे दिए गए सही कोट में से आपको उत्तर चयन करना है जो एनजीओ के बारे में बिल्कुल सही बात करता है। एनजीओ की अवधारणा 1945 में यूएनओ की स्थापना के साथ प्रवृत्त होती है। गैर सरकारी संगठनों के बारे में सही है, तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा, एबीसी
यह गैर लाभकारी उन्मुख है, यह स्वशासी है और निजी और स्वायत्त है, जबकि रणनीतिक हद से पूरी वैश्विक और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर साझेदारी बनाना ये इसका सही उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन डी गलत है बिल्कुल। ऑप्शन ए राइट होगा, ए बी सी बिल्कुल सही है। चलते नेक्स्ट सवाल की ओर। 16 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा ये। निकोलस हेनरी द्वारा नवलोक प्रबंधन न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के मूल रूप में निम्नलिखित में से किसकी पहचान की है? यानी निकोलस हेनरी द्वारा नवलोक प्रबंधन के मूल रूप में किसकी पहचान नहीं की गई है? 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे। सतर्कता, फुर्ती, संरेखण, प्रबंधन के निजी क्षेत्र की शैलियों का अपनाना। ऑप्शन डी राइट होगा, प्रबंधन के निजी क्षेत्र की शैलियों का अपनाना। इसके बारे में उन्होंने इसकी पहचान नहीं की है एनपीएम की। एनपीएम के अंतर्गत निकोलस हेनरी द्वारा इसकी पहचान नहीं की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा लूथर गुलिक द्वारा प्रतिपादित नहीं है? लूथर गुलिक जिन्होंने पोस्ट कॉर्प जैसी अवधारणाओं का प्रतिपादन किया है और ये लोक प्रशासन के विकास के द्वितीय चरण से संबंधित है, ये भी आप फैक्ट नोट कर सकते हैं। लोक प्रशासन के विकास के द्वितीय चरण से संबंधित विद्वान हैं लूथर गुलिक, लैंडल उर्विक, मुनेवेरिले, हेनरी फ्योल इत्यादि। इन्होंने प्रशासनिक सिद्धांतों पर सर्वाधिक बल दिया है, लूथर गुलिक और इन विद्वानों ने। और आपको इसमें से वो चयन करना है जो अवधारणा लूथर गुलिक द्वारा प्रतिपादित नहीं की गई है। इनमें से कौन सी अवधारणा लूथर गुलिक द्वारा प्रतिपादित नहीं की गई है? विभागीयकरण के मामले संगठनों में एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में इस समय लोक प्रशासन के आंतरिक अध्ययन में मानव एक गतिशील कार्य के रूप में प्राधिकरण की कल्पना। ऑप्शन डी राइट होगा, प्राधिकरण की कल्पना इन्होंने नहीं की थी। ऑप्शन डी राइट होगा। नीति कार्यान्वयन के बॉटम अप के प्रमुख प्रस्तावक है। बॉटम अप अप्रोच के प्रमुख प्रस्तावक कौन है? कार्ल वान हॉर्न, रिचर्ड एल्मोर, डोनाल्ड वैन मिटर, बॉल सेप्टियर। 18 नंबर सवाल का ऑप्शन बी राइट होगा, रिचर्ड एल्मारो है जो बॉटम अप अप्रोच के मुख्य प्रस्तावक है नीति कार्यान्वयन के। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हमने लोक प्रशासन विषय पर आधारित महत्वपूर्ण सवालों के समक्ष आपकी चर्चा की। आपको हमारा प्रयास किस प्रकार लगा, आप अपने अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा। आपके अपने अमूल्य सुझाव हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत होंगे। धन्यवाद।